हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि किसके लिए यूज़फुल है, फॉर CSIR नेट, JRF एंड गेट मैथमेटिक्स के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर IIT JAM MSc एंट्रेंसेज ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड BSc एंड MSc रेगुलर क्लासेस। तो सबके लिए बहुत यूज़फुल चलने वाली है ये सीरीज़। लीनियर अलजेब्रा बीच में कुछ दिन लेक्चर्स नहीं हो पाए, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाए। तो चलिए अब हम रेगुलर क्लासेस रखेंगे, एटलीस्ट 1 डे के बाद तो डालने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 16 ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा रैंक के लगभग सारे शॉर्टकट्स हो चुके हैं, कुछ एक आधे अगर बचे होंगे तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर उसके साथ साथ मैं आपको बाकी करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा आइगन वैल्यू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैट्रिक्स जो है ना, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसके बाद वेक्टर स्पेस वाला हो जाता है ना, तो जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें रैंक और जो आइगन वैल्यू है उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए करते हैं स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट, ये है मेरा टॉपिक आज का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सीधी सी बात है, सिस्टम से पता लग रहा है हम इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को एक सिस्टमेटिक वे में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, जिसमें जो पावर होती है ना वेरिएबल की, ये वेरिएबल होगा, पावर 1 होगी, ऐसे नहीं आएगी ये x² + 2x, इस टाइप की नहीं। जो सारी की सारी वेरिएबल्स की पावर होगी वो उनका जो ये होगी ना, ये 1 1 1 ही होगी इनकी डिग्री, ठीक है। चेंज नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, सिंपल 1, उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो आज इसी टाइप की हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि हम राइट करते हैं, द सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस विद n अननोन्स। अननोन्स मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, कि है भी कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं ना 2 टाइप के बंदे होते हैं हमारी फैमिली में, नोन और अननोन, है ना। कि नोन तो जिनको हम अच्छे से जानते हैं कि ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये पता है, ये यहाँ पे रहता है ना। और अननोन्स जिसके बारे में हमें नहीं पता भाई ये कहाँ रहता है, कुछ बस देखा देखा सा लग रहा है, ऐसे बोल देते हैं। जैसे कि अब नोन में आ जाते हैं मेरे पास न्यूमेरिकल डिजिट 1 2 3 4, ये सब कि 1 का मुझे पता है कि 1 है, एग्जैक्ट 1 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, हमें सब कुछ पता है इसका, है ना। 3 है कि 3 एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, 4 पॉजिटिव है, सब कुछ पता है हमें इनके बारे में। लेकिन मैंने x ले लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, x की वैल्यू -3/2 भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। मतलब जो x है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जो ये x बनता है ये मेरे लिए अननोन है, और जो ये न्यूमेरिकल डिजिट है ये मेरे लिए क्या है, नोन। तो ये होता है नोन और अननोन का फर्क। न्यूमेरिकल डिजिट को मैथमेटिक्स में हम नोन बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स होती है, और ये फिक्स नहीं होगी, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इन्हें अननोन्स के साथ साथ हम क्या भी बोल देते हैं, वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। डन, अननोन्स या वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस, m इक्वेशंस मुझे कितनी चाहिए, m चाहिए, और वेरिएबल्स मुझे चाहिए इसमें n। तो ऐसे मुझे इक्वेशंस बनानी। चलिए मैं इक्वेशंस राइट कर देती हूँ। a11 x1, इस टाइप की मेरे पास m इक्वेशंस होगी, a12 x2 प्लस, और वेरिएबल्स ये हो गए x1 x2। हर एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे मेरे पास, n। कितने वेरिएबल होंगे, n। तो n तक करके काम खत्म करो इसका, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। फिर दूसरी में मैं 2 1 ले लेती हूँ, 2 1 x1 प्लस, ये मैंने ताकि मैं इनकी मैट्रिक्स बना सकूं इसलिए मैंने वही लिए इससे कि मेंबर वाइज। लास्ट में वही चीज़, मुझे सिर्फ n तक वेरिएबल चाहिए, तो n के बाद वेरिएबल खत्म, और वेरिएबल सब में सेम रहेंगे। देखो ऊपर भी x1 x2 xn, इसमें भी x1 x2 xn, और इसमें भी फिर x1 x2 एंड xn। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगी a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस एंड सो ऑन टू a3n xn इज इक्वल टू bn, ठीक है। अब मुझे ऐसी ऐसी कितनी इक्वेशंस चाहिए, m। तो m इक्वेशंस तक करके बात खत्म करो। am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस एंड सो ऑन टू amn
एक्स एन इज इक्वल टू बी एम, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितनी इक्वेशंस बनी है मेरे पास, इक्वेशंस बनी है m, ठीक है, और हर एक इक्वेशंस में वेरिएबल्स मेरे पास कितने हैं n। तो इसको मिलके हम बोल देते हैं m लीनियर इक्वेशंस विद n वेरिएबल। समझ गए? तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल। अब ये सिस्टम सा ना ढंग से नहीं बना है ना, बड़ा लंबा सा है, देखना कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस है, ये सब है। अब हमारे घर में सामान बिखरा हुआ रहता है ना, तो मम्मी बोलती है इसको सही से सेट करके रख दो ढंग से, अपनी अलमारी को, अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को, है ना, ये करती है हमारी मम्मियाँ सबकी। तो ये भी कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो हमें यहाँ पे हमें मम्मी तो नहीं कहेगी, हमें खुद ही करना पड़ेगा इसको सेट। तो क्या किया मैथमेटिशियन ने, इसको एक सिस्टमेटिक तौर में लिखने के लिए कि ये बिखरा बिखरा सा ना लगे, बड़ा सा ना लगे, उन्होंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो उस शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। भैया अब ये कहाँ से आया, ए क्या बन गया, एक्स क्या बन गया और बी क्या बन गया, कुछ भी नहीं है। अब जो ये कोफिशिएंट्स थे, ये इनको हम क्या बोलते हैं, जो एक वेरिएबल के आगे होते हैं नंबर्स, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, A11, A12, A1n। इनकी मैंने एक अलग से मैट्रिक्स बना ली, बना लेती हूँ मैं, नाम दे दिया ए। अब बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है भैया। एक मिनट, तो इनको मैंने ए मैट्रिक्स ले ली कोफिशिएंट्स की, A11। अब बताओ एक लाइन में कितने आएंगे, n ही थे ऑब्वियसली वेरिएबल्स। फिर उसके बाद A21, A22, A2n, ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक चल रहा था ये कोफिशिएंट्स, देखो कहाँ तक है, M1 तक है, तो M1 तक ले लो, AM1, AM2 एंड AMn, ये चीज़ है। अब ये मैट्रिक्स कितनी कमी बनी, m क्रॉस n की, इसका ऑर्डर हुआ, ठीक है, क्योंकि m इक्वेशंस m रोज हो गई और n वेरिएबल्स का कॉलम बन गया, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल का नंबर है और ये मेरे पास इक्वेशन, ठीक। अभी x क्या है, अब मेरे पास x को मैंने क्या अलग कर दिया, ये जो मैट्रिक्स थी मेरे पास, इसके कोफिशिएंट्स ये वाले, दिस वन, ये जो वेरिएबल्स थे ना इनको अलग कर दिया। बोलता है वेरिएबल को अलग करो, कोफिशिएंट को अलग करो, ढंग से लिखो सबको, ऐसे नहीं कुछ भी खिचड़ी पका दी। तो वेरिएबल्स को इसने लिख दिया अलग। अब b कहता मैं बचा, तो b को कैपिटल B नाम लेके उसके जो छोटे छोटे मेंबर्स थे अंदर वाले, उनको एक अलग मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। अभी हमने कुछ गड़बड़ करी है। b की m बनेगी, m ये बन जाएगी मेरे पास m क्रॉस 1 की, ये बन जाएगी 1 2 3 4 n क्रॉस 1, ठीक है। m क्रॉस n, जस्ट अ मिनट, x1 x2 xn, ट्रांसपोज बनेगा इसका, है ना। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और हम क्या करेंगे, A11, A12, A1n, n क्रॉस 1, m क्रॉस n, ठीक है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, m क्रॉस 1 बन जाएगा, नहीं ट्रांसपोज नहीं, सिंपल ऐसे होगा, क्योंकि देखो फिर जब मैं ax को मल्टीप्लाई करूंगी ये वही बन जाएगा, पहली इक्वेशन A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A1n xn, बिल्कुल वही पीछे वाली, ठीक है। मतलब अब मैंने इसको क्या है शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया, इसको पैक करके लिख दिया। अभी लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है। अब इस ए मैट्रिक्स का नाम क्या है, ये ऑब्वियसली हमने कोफिशिएंट्स को मिला के लिखी है, तो इसका नाम रख दिया मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो ये x वाली है ये वेरिएबल्स को इकट्ठा कर रही है, तो इसको सिंपल सा नाम दे दिया वेरिएबल मैट्रिक्स, है ना। जिसका जैसा बिहेवियर जो जैसा शो होगा वो उसके नाम से ही पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से वाला इंसान हो और उसका नाम रख दिया शांति, है ना, शांति, कि बहुत शांत है बेचारा बच्चा, नहीं। तो ये ऐसे नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं करते हैं मैथ वाले, ये क्या करते हैं मेरे पास जैसा जिसका नेचर वैसा उसका नाम। तो ये कांस्टेंट है b1 b2 bn, तो ये हो गई कांस्टेंट मैट्रिक्स, हो गए तीनों। दिस वन इज कोफिशिएंट, दिस वन इज वेरिएबल एंड दिस वन इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। चलिए अब हमने इसके बारे में तो समझ लिया, अब हम ये पढ़ना है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूं एक इक्वेशन दे रखे यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन मुझे ऐसे x और y नंबर ढूंढने हैं जिनके लिए
ये जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू 2 आ जाए, यानी कि मुझे ऐसे एक्स वाई ढूंढने हैं जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, इक्वल। क्या कर लूंगी मैं, 1 1 ढूंढ लेती हूँ, 1 + 1 2, यानी कि 1 और 1 जो है वो क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए इस फर्स्ट इक्वेशन के। ठीक है, तो सोल्यूशन वही होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स में पुट करके फिर वहां पे वैल्यू देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे निकालती हूं मैं इसको। सबसे पहली चीज, अब इसमें तो देखो x1 = a1, क्योंकि यहाँ पे कितने रहे मेरे पास, ये जो इक्वेशंस थी पीछे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें इसका सॉल्यूशन वही होगा जो x1, x2 और xn की जो वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, इस सारी की सारी इक्वेशन को। ठीक है, कि वो x1, x2, xm की वैल्यूज जो इन m की m इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि राइट हैंड साइड में b1 b2 bm है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी b1 b2 bm ही बना देगी। तो उन हम वेरिएबल्स को या उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो x1 का नाम a1 ले लिया, ax2 का a2 और xm मान लिया मेरे पास क्या है, am के इक्वल है, तो वो मेरे पास n वेरिएबल n है ना, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन कब होंगे, अगर इफ बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, अगर इन वैल्यूज को पुट करने के बाद वही सेम चीज जो मैंने अभी बोला है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो फिर मैं क्या बोल दूंगी, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को फिर मैं एक अलग से डिनोट कर दूंगी, इनका नाम दे दूंगी a1, a2 एंड an। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास, सिंपल। या फिर जो मैंने सॉल्यूशन लिया था x = x0 को कब कहेंगे, ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास किसका, ax = b का, कब, जब x की जगह मैं x0 पुट कर दूं और वो मेरे पास सेटिस्फाई कर जाएगा, इफ एंड ओनली इफ ax0 = b। समझे, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, सिंपल। बस यही चीज करनी है। जैसे मैंने बताया था x + 2 = 0, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x = -2। क्यों, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रही हूँ तो दोनों की दोनों साइड मेरे पास क्या आ रही है, सेम। ऐसे ही अगर x0 कब सॉल्यूशन होगा, अगर मैं यहाँ पे x0 पुट करूँ और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के, तभी मैं बोलूंगी x = x0 इज द सॉल्यूशन ऑफ ax = b। डन, ओके। अब हमने पता लग लिया कि सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे 2 टाइप के सिस्टम है। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे भाई, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब इन दोनों के भी नाम में बहुत कुछ रखा है। अब जिसका सॉल्यूशन होगा उसको अलग नाम दे दिया और जिसका नहीं होगा उनको अलग, समझे। अब ऑब्वियसली ना हमने क्या किया, अलग अलग फैमिलीज बना दी, उनको अपने अपने नेचर के लोग अलग अलग कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी करती हूँ मैं नेक्स्ट। 2 टाइप के हो गए मेरे पास, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हम बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में क्या रहना चाहिए भैया जी, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, है ना, कि कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, बार बार बदलाव नहीं चाहिए, चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, सेम रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो चेंज होते रहते हैं, समझे। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो चेंज है, कभी कभी पढ़ लिया 1 घंटा, कभी तो भाई 11 घंटे। आज पहला दिन है, आज टाइम टेबल बनाया, आज तो मैं 11 घंटे पढ़ूंगा CSIR नेट का पूरा सिलेबस, गेट का पूरा सिलेबस, IIT JEM का पूरा सिलेबस। ठीक है, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी। अगले दिन नहीं भाई, अगले दिन आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, नहीं, वो इनकंसिस्टेंट बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा आपको। कैसा बनना पड़ेगा, कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशंस भी हमारे पास ऐसे ही होते हैं। कंसिस्टेंट कब कहेंगे हम किसी भी सॉल्यूशन को, अगर इफ, 1 मिनट, हाँ जी, कंसिस्टेंट कब कहेंगे हम किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आई कैन राइट इट, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वो सेम रह रहा है। अगर इफ
अगर कंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन का चेंज ना होने से क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है, क्यों नहीं है। जैसे कि मैंने दो इक्वेशंस ले ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा का मतलब ये है कि जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए होगी वो इसमें भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों के लिए सेम होगा। ये नहीं कि पहले दिन तो ठीक है, पहले दिन तो हो गया 12 घंटे काम, फिर करा तुमने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे काम, तो वो बोल देगा नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं होगा आपका, इससे कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इससे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। जो यहाँ पे रखा है वही यहाँ पे भी होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा। जैसे कि देखते हैं अब हम क्या इन दोनों को सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब पहले वाला यही 6, 7th वाला बहुत सिंपल सा मेथड होता है इनके सॉल्यूशन को निकालने का। क्या, कोफिशिएंट सेम कर दो। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कोफिशिएंट सेम कर दो, बनाओ। क्या इनका कोई सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा? इनका तो नहीं आ रहा है भाई, समझ रहे हो, इनका नहीं आ रहा है। दूसरी इक्वेशन लेती हूँ मैं एक बार, रुको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y लिख देती हूँ, ठीक है। इसको एक बार इरेज ही कर देते हैं हम। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है मुझे। मैं x के कोफिशिएंट सेम बना दूं, इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी की पूरी इक्वेशन को। ये करते थे हम, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, फिर माइनस कर दो, ये कैंसल, ये बच गया मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन x भी 0, यानी कि 0, 0 सोल्यूशन आ गया। अब 0, 0 फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को भी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट को करेगा, सेकंड को नहीं करेगा, और सेकंड को करेगा और फर्स्ट को, दोनों को कर रहा है। दैट मीन ये क्या है, कंसिस्टेंट है, दैट मीन ये सही सोल्यूशन है, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे कि अभी मैंने लिया था x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब इसमें अगर मैं निकालूं, कैसे निकालोगे बताओ। अब इसका तो अगर मैं कोफिशिएंट को सेम करती हूँ तो 2x 2y हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं, ये तो दोनों ही कैंसिल, ठीक है। तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। अगर हम कोई ऐसा x y निकालते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको नहीं करेगा, और जो नीचे वाले को करेगा वो ऊपर वाले को नहीं करेगा। दैट मीन ये जो सॉल्यूशन होगा मेरे पास ये इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आ गए? इनकंसिस्टेंट माने तो नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, ये बेचारा इनकंसिस्टेंट ही रहा। तो लाइफ में ऑलवेज क्या बनना चाहिए, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी स्माइल होगी, नहीं बनोगे तो ऐसी स्माइल होगी। चलिए अब एक और से फिर ये पता है क्या करता है बेचारा को, टाइप ही टाइप में बदलता रहता है। अभी मेरे पास एक और बी दिया हुआ था यहाँ पे, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, बी। अब उस बी को लेके भी इसने 2 टाइप बना दिए। ये बदवाई है ना, लोगों को बस बांटते रहते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने इक्वेशन पढ़ी थी क्या, ax इज इक्वल टू बी वाले। अब इस बी का क्या चक्कर है ना, इस बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉट 0 भी हो सकती है। अभी कंसिस्टेंट, अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, यही चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, बहुत है इतना। होमोजीनियस में मेरे पास क्या होगा, जो ये बी है मेरे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, 0 होगी। दैट मीन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, ax इज इक्वल टू 0 को, जहाँ पे b 0 हो। बट इसमें नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस सिंपल से टाइप में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि इसमें मेरे पास किस टाइप की इक्वेशंस बनेगी, ऐसी इक्वेशंस बनेगी इसमें, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। इस टाइप की मेरे पास इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन इसमें मेरे पास इक्वेशंस कैसी होगी, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आएगा, इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आएगा b। तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। डन।
अभी ऑब्वियसली सी बात है, अब जब मैंने डेफिनेशन पढ़ ली भैया जी, नाम पढ़ लिए इनके, तो इनके बारे में थोड़ा जानना पहचानना भी बाकी है ना, कि हमारी लाइफ में जैसे पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त बनते हैं हमारे नए, तो पहले तो हम उनका नाम पूछते हैं। पहले हम क्या पूछते हैं, भाई नाम क्या है आपका, फिर धीरे धीरे हम उनको जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है, क्या करते हैं क्या नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली अब हमने नाम तो पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टी भी जानेंगे कि कौन सा क्या करता है, कैसे काम आता है, क्या आगे हम कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो होती है मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी कि हम छानबीन करेंगे अब इनके बारे में, ये किस काम आ सकते हैं हमारे, हैं मतलब ये लोगों ऐसे मत सोचो, नेचर जानेंगे हम इनका, ठीक है, छानबीन नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज जानेंगे, नेचर जानेंगे कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इनमें, क्या क्या बुराइयाँ हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चीज़ जानेंगे अब हम। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि सॉल्यूशन के बारे में। पहली तो सिंपल सी चीज़ है, ये देखो ax इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 बनाना है। अगर मैं ये x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 0 बन जाएगा, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो पक्का ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0 तो कंफर्म सॉल्यूशन है ही है, बस यही फर्स्ट है। x इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो इसका होगा ही होगा। और जो ये 0 होता है, ठीक है, इसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। भाई ये तो है ही है, ठीक है, क्या है ये, ट्रिवियल, ये तो पता ही है, ये होगा ही होगा, ऑब्वियस है, ठीक है, ऑब्वियस है ये, इसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सेकंड चीज मेरे पास यही है, x इज इक्वल टू 0 इज ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल, इसको नाम दे दिया ट्रिवियल, बोलते हैं ना ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, और जो नॉन जीरो होंगे उनको हम बोल देंगे नॉन ट्रिवियल। ओके, वैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी हो जाता है। प्रॉपर बोल देते हैं जो खुद के अलावा, जैसे ax इज इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे तो नहीं, वो दूसरे में होगा, क्योंकि x खुद के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल ही होंगे। जो 0 सॉल्यूशन होंगे उनको ट्रिवियल बोल दिया, और जो नॉन 0 सॉल्यूशन होंगे उनको नॉन ट्रिवियल बोल दिया। डन। नेक्स्ट, अभी सीधी सी बात है, अब हमेशा एक सॉल्यूशन तो इसका कम से कम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर दिया तो पीछे पढ़ा है मैंने, कंसिस्टेंट हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो ax इज इक्वल टू 0 हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो 3 प्रॉपर्टीज होगी इसकी, x इज इक्वल टू 0 हमेशा सॉल्यूशन होगा और उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन जो नॉन जीरो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ax इज इक्वल टू 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट कर ही रहा है। नेक्स्ट अब ये 2 है, ये सेम ही है वैसे तो। अगर ये 2 सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है ax इज इक्वल टू 0 के, देन k1u प्लस k2v भी मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो गिवन है उनके आगे कुछ नंबर डाल के बना दो, ठीक है, नंबर डाल दो तो फिर वो भी देखो प्लस करके, प्लस करना पेयर वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, वो चीज़ अभी देख लो। पहले तो x इज इक्वल टू u सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करवा दो, x की जगह u पुट कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद x इज इक्वल टू v भी सॉल्यूशन है तो वो इम्प्लाई करेगा a v इज इक्वल टू 0 भी होगा, तो ये तो दोनों इक्वेशन होगी। अब मुझे चाहिए k1u और k2v, तो इसको मल्टीप्लाई किया k1 से, इसको मल्टीप्लाई किया k2 से। अब ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, k1 इंटू au इज इक्वल टू k1 इंटू 0, दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी इस चीज़ सेम आएगी, है ना, अदरवाइज तो अलग अलग हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड कर दिया k1 से, साइड किसी और से, जब दोनों साइड सेम नंबर से करोगे तो दोनों इक्वल रहेंगे। उसके बाद दूसरी को किया मैंने k2 से, इज इक्वल टू k2 इंटू 0। अब किसी को भी 0 से कर लो तो 0 तो परमात्मा जी है हमारे, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी नंबर आए वो 0 ही बना देगा, शून्य में ले जाएगा, मिट्टी में ले जाएगा इंसान को। तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया, a को अलग ले लिया क्योंकि a तो मेरी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट वो सॉल्यूशन से परे हैं, इज इक्वल टू 0, और a इंटू k2v इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कर दिया मैंने प्लस, तो ये बन गया a इंटू k1u प्लस k2v इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करना, x की वैल्यू क्या आ गई, k1u प्लस k2v, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन अगर u और v दो सॉल्यूशन है ax इज इक्वल टू 0 के, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी k1u प्लस k2v भी सॉल्यूशन होगा, जहां पर जो k1 और k2 है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। डन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट में, उससे बड़ा कुछ नहीं, इसलिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ जाते हैं, नेचुरल इंटीजर सब आ जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट लेते हैं अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज़, इसमें तो सिर्फ हमने 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, अब इसमें 2 से ज़्यादा का ले लेते हैं। लाइट कर लेते हैं हमें x1, x2 और xn, ये मेरे पास क्या दे रखे हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है मुझे, k1x1 प्लस k2x2 प्लस kn(xn), ये भी मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पे जो एक k1 k2 kn है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। डन। जैसे कि देखते हैं अब हम, गिवन है x1 सॉल्यूशन है तो ax1 0, x2 भी है तो ax2 0, x3 भी है तो ax3 0, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, axn तक है। अब मुझे x1 को k1 से मल्टीप्लाई करना है, x2 को k2 से, एंड सो ऑन कर दो मल्टीप्लाई, इधर k1 से, इधर k2 से, इधर k3 से और इधर kn से, सेम वही ऊपर वाले स्टेप्स पूरी की पूरी को, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो फिर जब मैं इसको कॉमन लेके बनाऊंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा, a को कॉमन ले लूंगी, k1x1 प्लस k2x2 प्लस kn(xn). अब राइट हैंड साइड तो 0 है, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तुम 0 ही रहेगा, तो ये ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ Ax। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या लिया, a को बाहर कॉमन ले लिया, वही सेम चीज़, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया वो 0 ही रहा, तो ये बन गया a को कॉमन लेके k1x1 प्लस k2x2 प्लस kn(xn) इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही सेम चीज़ इक्वेशन से कंपेयर करो, Ax इज इक्वल टू 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 प्लस kn(xn). तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 प्लस kn(xn). तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। बस ये हमें प्रूव करना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या है, कोई भी फाइनाइट टर्म्स को k1 k2 kn से मल्टीप्लाई करें तो वो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डन। चलिए तो आगे करते हैं अब हम, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, कि मैंने तो ये तो देख लिया, इसका ये होगा, इसका वो होगा, उसके बाद मैं चेक करती हूँ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज़ इसमें मैं क्या करूँगी, कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है मुझे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे इस टाइप की होगी, ऑब्वियसली Ax इज इक्वल टू 0, तो जो ये मैट्रिक्स होगी इसको मैं पहले क्या करूँगी, कन्वर्ट करो इसको किसमें, एक्लोन फॉर्म में। ऑब्वियसली सी बात है, सीधा सा मेथड है, कन्वर्ट करो इसको किसमें, एक्लोन फॉर्म में। फिर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, रैंक ऑफ A। जैसे कि अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा नोमेरिकल वाइज लिख देती हूँ। मान लिया A क्या है, m क्रॉस n है, m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है। डन। और जो x होगा n क्रॉस 1, वेरिएबल्स तो n है और कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पे 0 है, ये m क्रॉस 1। अभी यहाँ पे मेरे पास कैसी इक्वेशंस होगी और कितने, तो 2 टाइप से इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर इफ़
रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, एन के, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, समझे। अगर रैंक ऑफ ए एन के इक्वल आ गया तो मेरे पास एन लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ जाएगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, ये चीज यूनिक सॉल्यूशन मैंने देखा है ax इज इक्वल टू 0 का हमेशा x इज इक्वल टू 0 तो होगा ही। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कब, जब रैंक ऑफ ए क्या है, n के इक्वल, यानी कि n लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जितने वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 ही होगा इसका सिर्फ सॉल्यूशन। बट अगर इफ जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन है n से, ग्रेटर देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा हम उससे वो करेंगे, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है किससे, n से, देन इसमें जो लीनियर इंडिपेंडेंट, अब कितना आ रहा है, लेट कर लिया, जो रैंक है मेरे पास कितना आ रहा है, r आ रहा है, लेस देन है वो n से, तब मेरे पास इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट, r लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी, और सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके पास n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इसके पास यूनिक था, इसके पास हो जाएंगे n माइनस आर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। डन। ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, मान लिया x इज इक्वल टू 1 आ गया सॉल्यूशन, तो 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन 2x, जैसे 3x 4x, ये भी मेरे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वैसे इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट पूछे हैं तो वो n माइनस में जो रैंक होगा मेरे पास मैट्रिक्स का वो हो जाएगा। डन। ये टेबल को एक और बार देख लो, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम टू फाइंड द सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी, उसके मेरे पास ऑर्डर के अकॉर्डिंग m क्रॉस n, और फिर ये वेरिएबल वाला यहाँ चला जाएगा और ये m क्रॉस 1, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ 0, लेकिन अगर लेस देन n आ रहा है, मान लिया कि r के इक्वल है, तो कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, n माइनस r, और वैसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट को मिला के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। डन। अब बस इसी के अकॉर्डिंग मुझे आगे लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड करो इसका जनरल सॉल्यूशन, तो सीधी सी बात है, पहले मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a लिख देती हूँ मैं, a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि इसके आगे जो नंबर है ना मुझे वो उठाने हैं। यहाँ पे देखो, तो ये वेरिएबल w x y z इस टाइप से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1 1 हो गया। नेक्स्ट का 1, अब माइनस एक्स है तो इसका कोफिशिएंट -1 1 और -1, फिर x और y, w का 0 है, x y और z का भी 0, नेक्स्ट है w का 0, x का 1, y का 0 1। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये किस टाइप की बन गई, 1 2 3 4 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 के, यानी कि जो इक्वेशंस है वो भी 4 हैं और जो वेरिएबल्स है वो भी क्या है, 4। कौन कौन से वेरिएबल है, अब आगे वेरिएबल की आएगी, x y w x, सॉरी एक मिनट, तो ये हो जाएगा मेरे पास w x y और z, ये हो गया। अब ये 1 2 3 4 4 क्रॉस 1 की, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 0 0 आएंगे, बट कितने आएंगे वो हम कैसे देखते हैं, इसका रो उठाते हैं, इसकी कॉलम, ऑब्वियसली वो तो 1 ही आएगा, तो ये तो 4 क्रॉस 1 ही आ रहा है। तो इस टाइप की मेरे पास ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, एक्लोन फॉर्म में। कन्वर्ट करो इसको एक्लोन फॉर्म में, ए को उठाओ और क्या करो, इसको कन्वर्ट करो एक्लोन फॉर्म में। एक्लोन फॉर्म क्या हो जाती है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 बनाने होते हैं, नीचे वाले को बना लो, इनको बना लो, किसको बना सकते हो तुम 0। तो सबसे पहली चीज जो मैंने करी है, इसकी पहली चीज मैंने क्या करी, 4th रो को देखा मैंने, है ना। अगर मैं 4th रो को 3rd के जैसा बना दूं, यही थी क्या, एक मिनट, w प्लस वाई एक्स प्लस जेड 0 w x y, ठीक है, यही है 0 1 w प्लस वाई, यहाँ पे दिस वन इज w प्लस x की जगह कुछ भी नहीं है, हाँ ये बन गया। अभी अगर मैं R4 को R3 के जैसा बना दूं, तो पहला ऑपरेशन मैंने R4 के ऊपर ही लगाया, समझे, R4 के ऊपर लगाया। अगर मैं R4 को क्या कर दूं, इसके साथ प्लस कर दूं, R2 के साथ, देखो ये तो 0 + 1 1 हो जाएगा, अब 1 - 1 0, बिल्कुल ये R3 के जैसा बन जाएगा। R4 को मैंने क्या किया, R4 - R2 बना दिया।
देख रहे हो R4 को कर दिया मैंने R4 माइनस R2, तो फिर ये बन जाएगा, पहले R1 और R2 तो सेम सेम लिख दो, वो तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, उनमें मैंने कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। अब R3 का कुछ भी नहीं किया, R3 को भी ऐसे ही लिख दो। R4 को किया है मैंने R2 में से माइनस, तो फिर वो क्या बन गया, इधर देखो 0 प्लस प्लस किया है, सॉरी प्लस करेंगे, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट है 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 1 1 और फिर से 0, ठीक है। अब इधर देखो ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम बन रही है, तो इसमें से कोई भी एक को माइनस कर दो। R4 को मैंने कर दिया R4 माइनस R3, यानी कि बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। ये सेम का सेम, फर्स्ट मैट्रिक्स सेम, सेकंड बिल्कुल सेम, थर्ड बिल्कुल सेम, सिर्फ फोर्थ के ऊपर। अब 1 माइनस 1 0 0 0 0, तो ये तो मैंने बिल्कुल ही 0 बना ली। अभी और कोई देखो कुछ बन सकती है, कोई बन सकती है 0 या कुछ भी, नथिंग एल्स। अभी मैं किसको बनाऊं 0? अब इधर देखो R2 में देखो, या तो सेम बनाने की कोशिश किया करो या अलग। अब इसमें अगर मैं R1 और R2 को प्लस कर दूं, देखो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1, ये बिल्कुल 0 आ गया, ठीक है। R2 और R3 में सेम पोजीशन पे 0 आ गई। उसके बाद ये 1 प्लस 1 2 और ये मतलब सेम पोजीशन पे 0 आ गई, है ना। और ये 2 2 आ रहा है, यानी इसको तो हम डबल तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, इसको R2 को कर दिया मैंने R2 माइनस करूं या प्लस, माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि मुझे ये चीज 0 बनानी है ना, जहां R3 के ऊपर 0 है, तो प्लस। अभी कर दो इसको R2 को R2 प्लस R1, ये चीज समझ आ रही है। या तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश किया करो या तो फिर डिफरेंट। अभी ये बन जाएगा पहला सेम 1 1 1 1, अब इसको ऐड किया है मैंने, इसमें 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0। अभी क्या किया मैंने, अभी मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मैंने R3 को लिख दिया, क्या ये लिख दिया मैंने, ये दोनों साइड नहीं आएगा, 2R3 माइनस R2, किसको डबल करके इसमें से माइनस कर दिया, तो ये बन गया फिर से 0, ये उल्टा जा रहा है 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सेम। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, फिर मैंने क्या कर दिया, R2 को मैंने क्या कर दिया 1/2 R2, है ना, सिंपल बना लो ना, कॉमन जो है उसको खत्म ही कर दो। 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब बाकी कुछ 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो फिर इसको मैंने कर दिया, रैंक कितना आ गया इस मैट्रिक्स का, 2 आ गया, रैंक कितना आ गया 2। अब रैंक 2 है लेकिन वेरिएबल तो 4 है, यानी कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। कैसे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे। अब लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, n माइनस में जो रैंक आया है 2, n वेरिएबल और रैंक 2, 4 माइनस 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके पास। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 2। अब वो 2 कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ये जो इक्वेशंस है ना, इनको इनके वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिख लो, w x y z, ऐसे थे, लिख दो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब राइट हैंड साइड में क्योंकि होमोजीनियस थी तो 0 आएगा। नेक्स्ट w प्लस वाई 0, समझ गए इस चीज को। अभी सेकेंड इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ w की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस वाई के। अब w को कुछ भी पुट कर दो, मान लिया w जो है वो a है, ठीक है, तो फिर y क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी कि 2 वैल्यूज तो मेरे पास आ गई, w और y। अब वो इसमें पुट कर दो, फर्स्ट वाली में पुट करो, w की जगह a, x को सेम रहने दो, y की जगह माइनस a, z को सेम रहने दो, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू माइनस z के इक्वल आ गई। अब एक और वेरिएबल ले लो कोई भी, मान लो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, b है। अभी तो फिर मेरे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, w x y z। अब देख लो, w का मैंने वेरिएबल लिया था a, x का क्या लिया, कुछ भी ले लो, b ले लो, x का मान लो b ले लिया, और y क्या बन गया था फिर माइनस a, और z क्या बन जाएगा माइनस b। अब इधर देखो लीनियर इंडिपेंडेंट कितने हैं, a और b है सिर्फ, और ये तो इन पे डिपेंड है, नेगेटिव नेगेटिव, तो कितने हो गए लीनियर इंडिपेंडेंट, 2, a b माइनस a और माइनस b, ऐसे निकालते हैं बस, उसका रैंक निकाल लो और फिर सोल्यूशन डन। नेक्स्ट अब मैं करती हूं
ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ए मेरे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n x इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सच दैट m इज लेस देन n, देन ax इज इक्वल टू 0 मे हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर यूनिक होगा। अब मेरे पास एक ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। m की वैल्यू n से छोटी है। अब सबसे पहले इस चीज़ को ना मैं वैसे ही लिखती हूँ जैसे पीछे, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट, क्योंकि इनका बड़ा खेल है इसमें ऑर्डर का। a m क्रॉस n हो जाएगा, n क्रॉस 1। अब ये मेरे पास होमोजीनियस है तो 0 बन जाएगा m क्रॉस 1। अभी यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास जो रैंक है मेरे पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेरिएबल के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर रैंक ऑफ a लेस देन आ रहा है तो फिर मेरे पास इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन है मेरे पास जो m है वो n से स्मॉल है। अभी इधर देखो a जो मैट्रिक्स है वो क्या है, m क्रॉस n है, जहाँ पे m जो है वो लेस देन है n से, सीधी सी बात है। तो जो रैंक ऑफ a होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम m जा सकता है, क्योंकि रो रैंक कॉलम रैंक के इक्वल ही होंगे ना, है ना। तो m की वैल्यू तो n से छोटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा m ही हो सकता है, n तो नहीं हो सकता रैंक। अगर मान लिया रैंक जो है कॉलम रैंक n हो गया, अब रो के पास तो n है ही नहीं बेचारे के पास, वो कहाँ से m कर देगा। तो रैंक ऑफ a हमेशा नंबर ऑफ रो और कॉलम में से जो छोटा होना वो लेते हैं और फिर हम वो लेस देन करते हैं, ठीक। यानी कि m के इक्वल हो सकता है और m से स्मॉल हो सकता है। डन। अभी यहाँ से मैं आई कैन राइट दैट रैंक ऑफ a इज लेस देन n, और n मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल। अब इधर देखो दोनों में से बता के बताओ कौन से सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली। तो कितने सॉल्यूशन हो गए मेरे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। डन। तो यहाँ पे लगा दो टिक, हो गया क्वेश्चन डन। अभी नेक्स्ट है मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ए है मेरे पास 6 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 हैज जनरल सॉल्यूशन। इसमें दे रखे हैं ये सॉल्यूशन, समझ रहे हो। सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है, जैसे कि x1, x2, x3, x4, x5 का ट्रांसपोज ये गिवन है मेरे पास। डन। अभी मुझे फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ ए। अभी मेरे पास फॉर्मूला था पीछे, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके इक्वल आ रहा था, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे माइनस रैंक होगा जो ए मैट्रिक्स का। अभी मेरे पास रैंक यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है तो इसको इधर ले आओ और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। डन। अब वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे देखो कितने हैं वेरिएबल, x, इसका कॉलम होता है ना वेरिएबल, तो 5 है वेरिएबल, तो माइनस सॉल्यूशन कितने हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। देखो s है लीनियर इंडिपेंडेंट, ये तो इसी से मिलके बना है, ये भी इसी से मिलके बना है, तो इनका तो s है। और इधर ये t है, दो ही है मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट, बाकी तो इन पे डिपेंड है। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि रैंक ऑफ ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। डन। अब नेक्स्ट करते हैं हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नॉन होमोजीनियस है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0 इज नेवर अ सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b। जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना और पहचाना, वैसे ही इसकी के बारे में भी पढ़ो। अब इसमें देखो b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो 0 कैसे हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या 0 0 सोल्यूशन होगा इसका, 0 प्लस 0 क्या 2 के इक्वल हो जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। तो इसके केस में कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी वही सेम चीजें, अगर u और v मेरे पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं ax इज इक्वल टू b के, देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दो का वो भी हमेशा नहीं होगा। कब होगा, इफ k1 प्लस k2 0 के इक्वल। अब करके देख लेते हैं। u सॉल्यूशन है यानी कि au b के इक्वल है, v भी है यानी कि a b किसके इक्वल है, b। अब पहले के केस में मेरे को k1 चाहिए, दूसरे के केस में मुझे k2 चाहिए। इसको कर दो भैया मल्टीप्लाई k1 से और इसको कर दो k2 से, ये चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। अभी करो, इधर लिया a इंटू k1u इज इक्वल टू k1b। अब इधर भाई 0 नहीं है तो ये कोई 0 नहीं बनाएगा, ठीक है। a इंटू k2v इज इक्वल टू k2b। अब इनको कर दिया प्लस, तो ये बन गए k1u प्लस k2v इज इक्वल टू k1 प्लस k2b। लेकिन ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ b होगा। तो राइट हैंड साइड में तो ये भी है b के साथ, तो ये सॉल्यूशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर u और v दो सॉल्यूशन दे रखे हैं देन k1u प्लस k2 भी सॉल्यूशन तभी होगा इफ एंड ओनली इफ k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0 नहीं 1 1 1 1, ठीक है। k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। If u and v are solution of ax is equal to b, then which of the following is also a solution? वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाला k1u प्लस k2v। जब उनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो सम है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सम क्या आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। इसका 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 1 आ रहा है ना, k1 प्लस k2, ये हो जाएगा। इसका 17 माइनस 15 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका -13 प्लस 14, ये तो 1 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली इसलिए होती है शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। चलिए 2 मिनट का ले लो तुम रेस्ट, थक गए होंगे ना पढ़ पढ़ के। पॉज करो वीडियो को, पानी वगैरह पी लो और फिर हम आगे करेंगे। चलिए बहुत हो गया नेक्स्ट। अब बस सिंपल सा बता देती हूँ मेथड, क्वेश्चन आप घर जाके देख लेना। हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b जब b मेरे पास क्या हो नॉट इक्वल टू 0। तो इसके केस में हम b बस एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि क्या b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसमें हम क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 2 टाइप की मैट्रिक्स बनाते हैं, एक तो बनाते हैं a और साथ में हम b भी लेते हैं, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। अगर इन दोनों का रैंक सेम आ गया, a मैट्रिक्स का और a के साथ b, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इस b को ऐड करने से इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, भाई बदलाव का मतलब तो वो इनकंसिस्टेंट है ना, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीजें याद रखो। अगर रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे पीछे हमने निकाला था सेम मेथड है, ये देखो ये सेम मेथड है, बस यहाँ पे ना ऐसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लग के यहाँ b की वैल्यू और पुट कर दो, ठीक है। फिर उसका रैंक निकाल लो, बस 0 की जगह वो b और आ जाएगा, और वैसे ही हम सेम निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, यही दो सेम चीजें हैं। एक चीज मैंने बता दी है, अगर रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर रैंक ऑफ ए इक्वल आ रहा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बाकी सेम पिछले वाला, अगर रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है n, यानी कि वेरिएबल के इक्वल, तो कैसे था पीछे यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका भी यूनिक होगा बट 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई और होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए लेस देन आ रहा है तो फिर इसके भी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इसमें n माइनस आर नहीं होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, +1 भी होगा। एक क्या होगा +1 भी। ये +1 क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें 2 टाइप से बन जाते हैं ना, b भी तो ऐड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू b की भी तो ऐड होती है, तो b वाला जो सिस्टम बन जाता है वो इनिशियल सॉल्यूशन बन जाता है, और जो ax इज इक्वल टू 0 वाला वो होमोजीनियस। तो 2 टाइप के, इसलिए इसमें 1 एक्स्ट्रा लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें n माइनस आर +1 और उसमें हो जाएगा n माइनस आर। डन। ऐसे ही निकालना है आपको, जैसे कि ये आ गया मेरे पास, क्वेश्चंस तो रहते हैं। अभी मैं इसका मेथड बता देती हूँ आपको, आप वैसे ही करोगे, ठीक है, करके देखना। सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, 1 1 x y z और 2 3 4 3 4 5। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करोगे, ऐसे इसको करके 3 9 और 12। अब मैं क्या करूंगी, रैंक फाइंड आउट करके देखो, ठीक है, कि इसका सिंगल का रैंक और रैंक ए बी का अगर सेम आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया, सबसे पहले मैं इसको चेंज करती हूँ, नीचे वाले को, है ना, सबसे पहले लास्ट वाले को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। मैंने क्या किया, R3 को कर दिया, R3 मतलब माइनस करना बहुत आसान होता है भाई, पिछले में से पहला माइनस कर दो, उससे वो माइनस कर दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो फिर इसमें मैंने क्या किया, 2 3 4 इसको सेम रखा, कोई भी रखा, लास्ट वाले की चढ़ गई आई, लास्ट वाले को कर दिया 3 - 2 1 4 - 3 10 और 12 - 9 हो गया 3।
अभी देखो दिख रहा है ना सिंपल, ये और ये बिल्कुल सेम बन रहे हैं, बना दो फिर इनको सेम। फिर मैंने क्या कर लगा दिया ऑपरेशन इसके ऊपर, R3 को मैंने कर दिया R3 माइनस R1, क्यों? क्योंकि मुझे तो 0 0 0 चाहिए। तो जो दो सेम हैं उनको रखा ऐसे का ऐसे, इसको बना दिया 0। ये भी 3 माइनस 3 0 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कि ये अकेली का रैंक इसका भी 2 बन गया और इस पूरे का रैंक भी कितना बन गया? 2। यानी कि जो रैंक है ए का वो किसके इक्वल है? ए बी के। कितना? 2, क्योंकि बाकी कुछ नहीं बन रहा। यानी कि देखो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अभी कैसे देखते हैं हम? वही सेम चीज, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? 3 के। उसके बाद y प्लस 2z किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के। तो इससे ऐसे ही मैं क्या है x, y और z की वैल्यू निकालो और सॉल्यूशन देखो। अब मैं बता देती हूँ नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके कितने होंगे। कितने होंगे? देखो इधर, यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम कितने थे? सबसे पहले टोटल देख लो, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 माइनस रैंक ऑफ ए प्लस 1 एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि बी है। 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2। तो कितने हो गए इसके लीनियर इंडिपेंडेंट? मेरे पास 2 हो गए। कितने हो गए लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके? 2। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको। नेक्स्ट अब देखते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये मेरे पास आई थिंक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करते हैं फिर खत्म करते हैं आज का काम, लंबा लेक्चर हो गया है। ax इज इक्वल टू, ये मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि b की वैल्यू है, हैज ए जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो सॉल्यूशन दे रखा है, रैंक फाइंड आउट करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है मुझे। ठीक है, क्या था? सॉल्यूशन किसके इक्वल था? n माइनस रैंक ऑफ a प्लस 1, ये चीज थी। अब इसमें रैंक निकालना है सबसे पहले, मतलब सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इसमें ना 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है इनिशियल सॉल्यूशन, दूसरा होमोजीनियस। ठीक है, इनिशियल होता है जो b की वजह से ऐड होता है, यानी कि ये 1 2 3 2 4, ये जो इसके आगे है इनको हम बोलते हैं इनिशियल सॉल्यूशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन यहाँ पे है 1 2 3 2 4, ये चीजें। अब इसमें ये कितने हैं? एक है, ये ऑब्वियसली है, 1 है अकेला, बाकी सब तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो इसमें तो एक लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अभी होमोजीनियस बचे ये t माइनस t, 3, ये 3 एक से मिलके बन रहे हैं, दूसरा s और माइनस 2s। तो यहाँ पे होमोजीनियस के कितने हो गए? 2। तो ये 2 और ये 3, तो टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हो गए इसके? 3। कितने हो गए? 3। तो सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पे? 3। वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स कितने हैं भाई? वेरिएबल्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बोलो बोलो जल्दी, x कितना है? ax इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू है मेरे पास 5 है ना वेरिएबल, सीधी सी बात है, ये 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 ax 6 क्रॉस 5, मैंने मैट्रिक्स बताई ही नहीं है, आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे a मेरे पास गिवन है 6 क्रॉस 5 की और x है 5 क्रॉस 1। पहले ये गिवन होगा, इसके चक्कर में मत पड़ो, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये बन गया। ठीक है, ये है। तो बताओ वेरिएबल्स कितने हो गए? 5। तो वेरिएबल्स 5 माइनस रैंक ऑफ a प्लस 1, तो ये बन गया 6 माइनस रैंक ऑफ a। अब रैंक ऑफ a को इधर ले आओ, बताओ क्या बन गया? तो रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। ऐसे निकालने हैं इसको। ठीक है, इसको सेपरेट करके निकालना है। इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग ले लो, होमोजीनियस को अलग, फॉर्मूला अप्लाई करो एंड द क्वेश्चन इज सोल्व। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में, ऐसे हमें आगे सॉल्यूशन करने हैं। बाकी मैं आपको चीजें कब बताऊंगी? जब प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे। होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।